हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अंजना क्लासेस। दोस्तों, डेली करंट अफेयर श्रृंखला के तहत आज तारीख है 2 मई 2023। आज हम लोग इस सीरीज में देखेंगे 5 बड़े करंट अफेयर्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस लेक्चर में, इस सीरीज में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो दोस्तों, डेली हम लोग 5 करंट अफेयर्स जो इशू होते हैं, दिन भर की 5 सुर्खियां, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। अंत में हम लोग के डेली करंट अफेयर्स का एक रिवीजन टेस्ट लगाते हैं और साथ में आज से हम लोग देखेंगे प्रमुख निधन एवं नियुक्ति, प्रमुख दिवस और खेल विशेषांक से जुड़ी जो भी करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उसको एक ही लेक्चर में लाने का मैं प्रयास किया हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो और ये जो लेक्चर है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, भारत के किसी भी एग्जाम, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो दोस्तों, बिना समय को गवाए शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक से। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस युगल जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए चिराग शेट्टी और किदाम्बी श्रीकांत, ऑप्शन बी चिराग शेट्टी और रोहन बोपन्ना, ऑप्शन सी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, ऑप्शन डी किदाम्बी श्रीकांत और रोहन बोपन्ना। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है, इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं, ये जो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में है, इसमें दोनों युगल जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक, जो हमारे भारतीय इतिहास के लिए एक जो है एक महत्वपूर्ण बन गया है। कारण क्या है कि यह पहला भारतीय पुरुष युगल जोड़ी है जो ये स्वर्ण पदक यानी कि किसी भी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत का ये प्रथम युगल जोड़ी बन गया है। तो आपके मन में सवाल आएगा दोस्तों कि क्या इससे पहले एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत कोई पदक नहीं जीता है? दोस्तों, इससे पहले भारत पदक जीता है, लेकिन हम इसको प्रथम क्यों बोल रहे हैं? कारण यह है कि इससे पहले जो 1965 ईस्वी की बात है, 1965 ईस्वी में दिनेश खन्ना एक बैडमिंटन खिलाड़ी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन वो पुरुष एकल में, वो सिंगल फॉर्म में वो जीता था। लेकिन ये जो जीता है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, ये युगल जोड़ी है। इस प्रकार कुल मिला के हम लोग देखेंगे तो हम लोग के भारत का ये दूसरा गोल्ड मेडल है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में, और इसमें ये दूसरा गोल्ड मेडल है। लेकिन अगर इसको पहला भारतीय गोल्ड मेडल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यह युगल जोड़ी में प्रथम बार हमारे देश में ये दोनों खिलाड़ी के द्वारा लाया गया है। दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये कहां हुआ था? इस स्वर्ण पदक जीतने वाला ये पहला भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर क्या कर दिया है? इतिहास रच दिया है। अब आपको ये भी सवाल कर सकता है कि ये जो दोनों जोड़ी है, ये भले ही स्वर्ण पदक का विजेता है, तो किसे हराकर ये विजेता बना है? ये भी आजकल एग्जाम के फॉर्मेट में विजेता से ज्यादा उपविजेता क्वेश्चन आते हैं। तो अगर उपविजेता की बात करें तो मलेशिया की एक जोड़ी जिसका नाम था ओंग यू सिन और तेयो ई, इसे हराकर क्या किया है? इसके मतलब ये विजेता बना है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज। ये दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों कि 2022 में ये दोनों जोड़ी ने अपने सिंगल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक और थॉमस कप विजेता का क्या रहा था? हिस्सा रहा था। तो ये खेल विशेषांक से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने बाजरा अनुभव केंद्र का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह तोमर। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या है बाजरा अनुभव केंद्र। दोस्तों, इसे आप मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर भी कह सकते हैं। दोस्तों, मिलेट शब्द जो है वो बाजरा के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द है। मिलेट, आप लोग ध्यान रखिए, इसे क्या कहते हैं? मिलेट्स। तो मिलेट्स अनुभव केंद्र है, इसका सबसे पहला बात है कि ये कहाँ इसका उद्घाटन हुआ है? तो दिल्ली हाट में। ये कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो शुभारंभ हुआ है तो दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है।
अगर मैं बाजरे की बात करूं तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये कह सकता है कि बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। तो दोस्तों बाजरे को 2023 जो वर्तमान में अभी वर्ष चल रहा है, ये बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है और इसे घोषित कौन किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। भारत जब ये प्रस्ताव लाया था 2023 को बाजरा के लिए, तो भारत के प्रस्ताव लाने के पीछे जो है इसमें भारत को 72 देशों का समर्थन मिला था और मिलेट्स अनुभव केंद्र जो है वो बाजरा के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द है। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है जो मिलेट्स के बारे में क्या करना है, जनता के बीच जागरूकता लाना है, जागरूकता बढ़ाना है और उसके उपयोगिता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो दोस्तों ये जो है ये नरेंद्र सिंह तोमर जो वर्तमान में भारत के क्या है, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसका क्या किया गया है, मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर का क्या किया गया है, उद्घाटन दिल्ली हाट में। कहां है? तो नई दिल्ली में। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में यूरोप का सबसे अधिक रिफाइनरी आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये एग्जाम में आपको आने की संभावना बनेगी। क्वेश्चन ठीक से देखिए, हाल ही में यूरोप का सबसे अधिक रिफाइनरी आपूर्तिकर्ता देश है। रिफाइनरी कहने का अर्थ है आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कच्चा तेल। कच्चा तेल जो होता है, पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है, इसमें यानी यूरोप महादेश का सबसे बड़ा रिफाइनरी आपूर्तिकर्ता यानी यूरोप को आपूर्ति करने वाला, पहुंचाने वाला सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत। अब हम लोग देखेंगे कि इससे जुड़ी क्या क्या आपको सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये जो आंकड़ा, ये जो वर्तमान में आंकड़ा है वो किसी के द्वारा जाहिर किया गया होगा, दर्शाया गया है। तो ये जो आंकड़ा जो निकाला गया है वो केपलर के अनुसार, ये केपलर के द्वारा क्या किया गया है, ये आंकड़ा जारी किया गया है। ये जो भारत जो है, आखिर जो भारत अभी जो ये यूरोप आप लोग को मालूम है यूरोप महादेश में ये भारत सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है, तो वो किसी न किसी को पछाड़ के बना होगा। तो ये जो भारत है सऊदी अरब को पछाड़ कर बना है। किसको पछाड़ कर बना है? तो सऊदी अरब को पछाड़ कर बना है। अब आपके मन में सवाल आया कि भारत जो है, भारत तो अपना दूसरा देश पर निर्भर है, लेकिन भारत भले ही यूरोप को कैसे आपूर्ति करता है रिफाइनरी के सेक्टर में? तो दोस्तों इसकी कहानी का शुरुआत है, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब से रूस यूक्रेन संघर्ष हुआ है तो वेस्टर्न कंट्री के जितने भी देश हैं वो रूस पर हर एक जगह क्या कर रहा है, तो हर एक जगह उसका क्या कर रहा है, उस पर प्रतिबंध लगा रहा है। कारण यह हुआ कि रूस तेल तक, यानी कि पहले यूरोप को, पहले क्या होता था कि यूरोप में रूस सबसे ज्यादा क्या करता था, आपूर्ति करता था। लेकिन रूस पे प्रतिबंध लग जाने के कारण रूस का इसका आपूर्ति क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसको दूसरे देश पर निर्भर होना पड़ा। तो दूसरे देश में निर्भर होने पर यह भारत किस लिए निकल गया आगे? तो कारण है कि जब से रूस का यूरोपीय देश तक पहुंच खत्म हुआ है, कम हुआ है, तब से यूरोप जो है भारत में जो भेजने वाले में, भारत को आपूर्ति करने में, यानी कहने का अर्थ समझिए दोस्तों, यूरोप को आपूर्ति कौन करता है? भारत। अब भारत भी किसी दूसरे पे आश्रित है, तो भारत कहां से लाता है? तो भारत को आपूर्ति कौन पहुंचाता है? रूस। अभी वर्तमान में अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भारत कहां से, भारत किस देश से सबसे ज्यादा आपूर्ति करता है रिफाइनरी का, कच्चे तेल का, तो आपका आंसर, आपके मन में सवाल आएगा, हो सकता है कि जो गल्फ कंट्री होता है, सऊदी अरब हो या ईरान हो। जी नहीं दोस्तों, भारत सबसे अधिक रूस से आयात करता है और भारत जितना आयात करता है उसका 44% हिस्सा वो अकेले रूस से। दूसरा नंबर की बात करेंगे तो सऊदी अरब, दूसरे नंबर पर भारत आयात करता है और तीसरे नंबर पर भारत इराक से आयात करता है। तो इस प्रकार से अब वर्तमान के खबर के अनुसार ये क्या हुआ है, रूस जो यूरोप का सबसे, यानी भारत जो है यूरोप का सबसे बड़ा रिफाइनरी क्या बन गया है, आपूर्ति करता। आप अगला सवाल है, हाल ही में किसने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? ऑप्शन ए सर्जियो पेरेज, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टेपन, पंकज आडवाणी। दोस्तों
अगर आपसे एग्जाम में ये सवाल करेगा तो आप 90% लुइस हैमिल्टन को आप लोग टिक करके आओगे, लेकिन कारण क्या है कि अधिकांश ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन है? लुइस हैमिल्टन। लेकिन इस बार जो अजरबैजान में जो फार्मूला 1 रेसिंग हुआ, जिसे ही ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं, फार्मूला 1 चैंपियनशिप, उसका विजेता कौन है? तो सर्जियो पेरेज। और किसे हराकर जीता है? तो ये मैक्स वेरस्टेपन को हराकर जीता है। इस प्रकार अगर हम उपविजेता की बात करें तो मैक्स वेरस्टेपन हो गया और विजेता कौन हो गया? सर्जियो पेरेज हो गया। ये कहां आयोजित किया गया था? तो अजरबैजान के शहर बाकू में किया गया था। एक सवाल और इससे पूछ सकता है कि सर्जियो पेरेज का संबंध किस कंपनी से है, इसे कौन एक्सपॉन्स करता है? तो रेड बुल एक्सपॉन्स करता है। ये किसके, तो ये किसको एक्सपॉन्स करता है? तो रेड बुल को एक्सपॉन्स करता है। यही है सर्जियो पेरेज। और तमाम जो भी जानकारी है यहाँ आपके सामने लिखित रूप में दिया हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? के.एन. व्यास, ए.के. मोहंती, एस. सोमनाथ और के. सिवान। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए.के. मोहंती। दोस्तों ये जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है ए.के. मोहंती, इसका पूरा नाम है अजीत कुमार मोहंती। ये जो अभी परमाणु ऊर्जा के आयोग के अध्यक्ष बने हैं, इससे पहले ये वार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अभी वर्तमान में ये क्या थे? तो निदेशक थे। अगर वही बात करें एस. सोमनाथ का, तो इसरो के चेयरमैन। के. सिवान ये इसरो के पूर्व चेयरमैन, यानी कि सोमनाथ से पहले इसरो के चेयरमैन कौन थे? के. सिवान। लेकिन वर्तमान में ए.के. मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया है। अगर हम लोग बात करें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बारे में, तो आप लोग को मालूम है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई के ट्राम्बे में है। इसका स्थापना अगर आपसे पूछे तो कहिएगा 1954 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख निधन एवं नियुक्ति, यानी प्रमुख निधन एवं नियुक्ति के बारे में। दोस्तों महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का आज के डेट में क्या हो गया है? 89 साल के उम्र में निधन हो गया है। तो महात्मा गांधी के पोते किनका? अरुण गांधी का क्या हो गया है? निधन हो गया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का 68 वर्ष की आयु में भी निधन हो गया है। प्रसिद्ध हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन थे? तो एन गोपाला कृष्णन, उनका भी 68 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? तो निधन हो गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पैराग्वे के नए राष्ट्रपति सांतियागो पेना की क्या होगी? यानी विजय हुई है। तो इस प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पैराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बना है, तो सांतियागो पेना। अगला प्रश्न की बात करेंगे, अन्य नियुक्ति की बात करेंगे, तो देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगले नियुक्ति की बात करें दोस्तों तो रजनीश कर्नाटक राज्य की बात नहीं करेंगे, नाम है रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक यानी एमडी भी बनाया गया है और सीईओ भी बनाया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ प्रमुख दिवस की बात करें दोस्तों तो 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 अप्रैल को इसे लागू किया गया था। यही कारण है कि 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। 1 मई की बात करें तो 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब देश में भारतीय भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, तब प्रथम राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ था आंध्र प्रदेश। उसके बाद 1 मई 1900 बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी कि बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1 मई 1960 ईस्वी को भाषा के अलग आधार पे 2 अलग अलग राज्य अस्तित्व में आया था। गुजरात में गुजराती भाषा के आधार पे गुजरात का गठन हुआ था, जबकि मराठे बोलने वाले के लिए महाराष्ट्र का गठन हुआ था। तो ये तारीख था 1 मई, अतः महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। 2 मई की बात करेंगे दोस्तों तो 2 मई को जो होता है विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। टूना एक मछली है दोस्तों, इसे जो है यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रतिपादित किया गया है, उसके द्वारा घोषणा किया गया था। तो 2 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व टूना दिवस। ये जो टूना मछली जो है शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि आप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रोटीन भी मिलेंगे, विटामिन B12 मिलेंगे, ओमेगा 3 मिलेंगे, इत्यादि चीज आपको मिलेंगे। दोस्तों अब हम लोग अंत में कल का जो रिवीजन क्लास था 1 मई 2023 का, उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न था केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने मिस्टी योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला प्रश्न था हाल ही में भारत सरकार द्वारा माना गांव को क्या किया गया है? पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। यह माना गांव कहां है? तो उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है हाल ही में पीएम मोदी ने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया है, वह किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो दादरा और नागर हवेली एवं दमन और दीव।
अगला प्रश्न था, हाल ही में किस देश की एयरलाइन अमीरात ने दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? तो दोस्तों उसका सही आंसर था संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया है? इसका सही आंसर था दोस्तों नरेंद्र मोदी। जबकि निर्मला सीतारमण ने भी एक पुस्तक का विमोचन किया था, रिफ्लेक्शंस, और उस रिफ्लेक्शंस पुस्तक का विमोचन निर्मला सीतारमण, वही नारायण बाघोल की बात करेंगे, यानी वही रिफ्लेक्शंस पुस्तक का क्या लेखक कौन थे? नारायण बाघोल। नारायण बाघोल इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसलिए इन्हें बैंकिंग का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो, ये लेक्चर आप को पसंद आया होगा दोस्तों, तो कृपया अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये मेरा प्रयास आप लोग तक जल्द से अच्छे फॉर्मेट में पहुंचता रहे। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।